अब मैंने कल की क्लास के अंदर शुरुआत करी थी। हमें इसके देखो इस बुक के हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। एक फोर्थ चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे, फोर्थ चैप्टर हम पढ़ेंगे मनी के टाइम पे, ठीक है। बट अभी हमारे पास जो चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8 हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर अस टू डू। एंड बाद में जब हम वो करेंगे, क्या कहते हैं, ग्रोथ करेंगे, तो उसमें से थोड़ा सा देख लेंगे। नहीं तो वैसे हम ग्रोथ के लिए वी टिपिकली फॉलो चार्ल्स जोन्स, ठीक है। सो दिस अ वेरी वेरी गुड बुक, काफ़ी मैथमेटिकली एनालिटिकली चीज़ें समझाता है ये किताब। और अभी तक जो हमने बात करी है उस पूरे कॉन्वर्सेशन को ये आगे लेके जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं मीडियम रन से। एक्चुअली में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मीडियम रन के अंदर, कि मीडियम रन के अंदर क्या होगा, क्योंकि अभी तक जितना भी हमने ISLM के बारे में बात करी है, ऑल ऑफ दैट ISLM इज़ टिपिकली ऑफ योर ऑल ऑफ दैट ISLM इज टिपिकली, जब हमने लिया है कि प्राइसेस जो हैं वी हैव टेकन प्राइसेस एज कांस्टेंट। ये हमने अजम्पशन के साथ हमने जब LMB बनाया था तो हमने लिखा M/P बार इज इक्वल टू KY माइनस HY। तो हमने वी स्टार्टेड विद दिस इक्वेशन वेयर वी हैव टेकन प्राइसेस एज कांस्टेंट। तो जो ISLM का जो इनिशियल बेस है वो अगर मैं अर्ली किनीजन वाला एस्पेक्ट लूँ, तो अर्ली किनीजन के अंदर प्राइसेस तो कांस्टेंट लेके चल रहा है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज टॉकिंग अबाउट अ रिसेशनरी और इन अ कंट्री विच इज़ इन रिसेशन और इन डिप्रेशन। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं है? यहाँ तक की स्टोरी शुड बी वेरी क्लियर टू यू कि हमने क्लासिकल किनीजन ये सारी चीज़ें करी हैं। किसी को यहाँ तक इशू है? यस और नो? कम ऑन गाइस, चैट में साथ में देख रहा हूँ। ऑल राइट। नाउ अब हम क्या बात करने वाले हैं इन चैप्टर्स के अंदर। अब इन चैप्टर्स के अंदर वी विल गेट इनटू, हमारा मेन एम क्या है? हमारा मेन एम ये वाला चैप्टर पढ़ने का है, ठीक है। दिस इज़ द चैप्टर विच विल इंट्रोड्यूस फिलिप्स कर्व टू यू। तो कल मैं आपको पूरा फिलिप्स कर्व कराऊंगा, बट उसका बिल्डअप जो है वो यहाँ से शुरू होता है कि मीडियम रन से हम लॉन्ग रन की तरफ कैसे जा रहे हैं। और इसके बाद वी विल स्विच ऑन टू मॉनेटरिस्ट, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉयन। और यहाँ तक जैसे आपने बाय द वे आपने जैसे यहाँ तक कर लिया, उसके बाद आप फ्रॉयन का ADAS भी देख सकते हो, ADAS वाला चैप्टर। तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हर चीज़ की। दैट्स वाई आई हैव शिफ्टेड द बुक, क्योंकि आपको ये मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ AS जो है ना वो क्लियर नहीं है उसके अंदर, इन फ्रॉयन। और उसके अंदर भी नहीं है AS का डेरिवेशन इन केस ऑफ योर DFS। तो मुझे इसीलिए यहाँ से AS आपको दिखाना पड़ रहा है। सारी चीज़ें सबको ही सेम चीज़ बात करेगा, बट एक इंटरप्रिटेशन और एक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि किस तरीके से। सो ये यहाँ तक याद रखना कि जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाए तो आपको फ्रॉयन और DFS से आप ADAS वाले चैप्टर्स कर सकते हो। एंड देन जैसे आपका फिलिप्स कर्व हो जाएगा, तब आप मॉनिटरिस्ट, आई विल डू मॉनिटरिस्ट फ्रॉम फ्रॉयन, ये तो मुझे पार्ट ऑफ करिकुलम है। बट इसके बाद नेचुरली जो चीज़ आएगी, जब हम फिलिप्स कर्व के आ गए उसके बाद हम न्यू क्लासिकल्स पे आ जाते हैं, जो क्या कहते हैं, कोमल कराएगी। न्यू क्लासिकल्स एंड न्यू किनीशियंस, ठीक है। रियल बिजनेस साइकिल मॉडल्स के अंदर भी हम जाएंगे, रियल बिजनेस साइकिल्स के अंदर, RBCs के अंदर भी जाएंगे। सो दिस इज़ समथिंग दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। तो ये हमारा जो है मॉडलिंग, हमें पता होनी चाहिए कि कैसे हमारी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की मॉडलिंग हुई है। एक मॉडल के बाद दूसरा मॉडल आया, फिर तीसरा मॉडल आया, फिर हमारा फाइनली न्यू क्लासिकल और न्यू किनीशियन पे ये ख़त्म होगा ना। और यहीं पे जब हम न्यू क्लासिकल के बारे में बात करेंगे, न्यू क्लासिकल इज़ बेस्ड ऑन समथिंग कॉल्ड एज रैशनल एक्सपेक्टेशंस। तो ये न्यू क्लासिकल्स का रैशनल एक्सपेक्टेशन होता होंगे, और एक्सपेक्टेशंस की बात हम यहाँ डेवलप कर चुके होंगे। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, और इसीलिए DU के अगर आप सिलेबस में देखो, मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम इकॉनर्स, तो DU के सिलेबस में हम यही फॉलो करते हैं। दीज आर द टेक्स्ट दैट वी फॉलो, और इसी फॉर्मेट में फॉलो करते हैं। सो एंड देन यू कैन रीड एनी अदर टेक्स्ट, मतलब उसके बाद तो आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ लो, आपको मैथमेटिकली कोई चीज़ समझ में आ गई। जैसे मैम ने रेफरेंसेस का एक ऑर्डर बताया था, मैम ने जो रेफरेंसेस का ऑर्डर बनाया था उसी के अंदर मैं आपको फाइनली ऐड, जब मेरी लास्ट क्लास होगी तो मैं आपको ऐड करके बता दूंगा आपको ऐड क्या क्या करना है उसके अंदर। उसके अंदर मैंने ही चेंजेस करे हैं, एंड वाई आई हैव मेड दोज चेंजेस इज, मुझे पता है कि अंडरस्टैंडिंग बेटर कब होगी। सो इसलिए आई हैव डन दिस नाउ।
एंड आप कहीं पर भी चले जाओ, नो वन, एवरी वन एक्चुअली इन द इंटायर इंडस्ट्री, यू गो टू एनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री फॉलोज ओनली वन बुक विच इज आहूजा। कोई भी इंडस्ट्री में आप लीडर देख लो, सारे आहूजा फॉलो कर रहे होंगे। एट मैक्स कोई DFS अगर फॉलो कर रहा होगा तो फॉलो कर रहा होगा, बट नो वन स्विचेस बिटवीन ऑल दीज रीडिंग्स, एंड दैट इज़ वेयर वो इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ये चीज़ तो लोग एक क्लास में करा देंगे, बट वो इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अगर आपने रीडिंग नहीं देखी तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हमने क्या क्या चीज़ों के बारे में बात करी थी लास्ट क्लास में, बिकॉज दिस प्रोवाइड्स यू द फंडामेंटल्स ऑफ आवर लेबर मार्केट एंड स्टफ। तो अब हमें क्या देखना है, हमें बेसिकली 3 मार्केट्स देखनी है। हमें देखनी है गुड्स मार्केट, फिर से ठीक है, हमें देखनी है लेबर मार्केट, और हमें देखनी है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली इज योर मनी मार्केट, गुड्स मार्केट एंड लेबर मार्केट। गुड्स मार्केट में है बेसिकली और ED&AS वाली इक्वेशन, मनी मार्केट में मनी डिमांड मनी सप्लाई, एंड लेबर मार्केट में लेबर डिमांड लेबर सप्लाई। तो लेबर डिमांड फॉर लेबर देखनी है, सप्लाई ऑफ लेबर देखनी है, प्लस हमें वेजेस देखनी है और प्राइसेस देखनी है। सो ऑल ऑफ दिस, इसके साथ में ही प्राइसेस आ जाता है। So all of this basically needs to be seen, all these things needs to be seen, और expectations और क्या होंगी, AS कर्व कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हमें वापस देखनी है। LM वाला जो IS वाला पोर्शन होगा, LM वाला पोर्शन होगा, वो हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, चैप्टर नंबर 7 के अंदर। बट यहाँ पर वी विल हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इनटू लेबर मार्केट, क्योंकि अभी तक आपने लेबर मार्केट के अंदर जो भी बात करी है वो आपने सिंपल लेबर सप्लाई, लेबर डिमांड, आपने सिंपल वो बात कर दी, VMPL इज इक्वल टू वेज रेट करके आपने प्राइस इंटू MPL करके आपने सिंपल वेज रेट का वो ले लिया, और उससे आप अभी तक अज्यूम करके चल रहे हो। और कीन्स तो अज्यूम करके चलता है सिंपल, कि कीन्स तो कह के चलता है कि यार लेबर की कोई आपको कमी नहीं होगी, क्योंकि आप यू आर इन रिसेशनी और अ डिप्रेशन स्टेट। बट लेट्स डेवलप अ नॉर्मल मार्केट, ठीक है, जहाँ पर हम वो वाली सिचुएशन नहीं लेके चलेंगे कि आपकी लेबर जितनी भी आप चाहो उतनी गिवन है, और वो वाली सिचुएशन में नहीं लेके चलेंगे जो AS वाला जो क्लासिकल लेके चलते हैं कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट पे हुआ। तो लेट्स टॉक अबाउट लेबर मार्केट नाउ। लेबर मार्केट के अंदर व्हाट यू विल सी इज यू हैव द पॉपुलेशन, किस तरीके से हमारी टोटल पॉपुलेशन है। फिर टोटल पॉपुलेशन के अंदर हमारी जो सिविलियन पॉपुलेशन, इस केस में सिविलियन पॉपुलेशन है, बट यहाँ पर सिविलियन लेबर फोर्स कितनी है, आउट ऑफ लेबर फोर्स हमें एक्चुअली इससे कोई मतलब नहीं है, बट हमें ये मतलब है कि टोटल पॉपुलेशन में हमारा पास लेबर फोर्स कितनी है। लेबर फोर्स इज पीपल हु आर basically in the age group of 15 to 59 and they are willing to work, ये आपका लेबर फोर्स हो गया। इसी को एज अ परसेंटेज ऑफ दिस बता दोगे तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट या रेशो हो जाता है। और दिस इज आउट ऑफ लेबर फोर्स, पीपल हु आर नॉट वर्किंग, एंड देन आउट ऑफ द लेबर फोर्स, जितने भी आपके लेबर फोर्स वाले लोग हैं उनमें से लोग जो काम कर रहे हैं उसको वर्क फोर्स बोलते हैं, और जो नहीं काम कर रहे हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, बाय द वे अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलवेज एक्सप्लेन्ड एज अ रेट। तो क्या होगा, पीपल हु आर लुकिंग फॉर जॉब्स, लेबर फोर्स, माइनस पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग अपॉन योर लेबर फोर्स, दिस इज कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। सो ये कंसेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको पता होना चाहिए। इज दिस आइडिया क्लियर? ये मैंने आपको पहले भी एक आध बार बताया हुआ है, बट यहाँ पर मैक्रो में बता रहा हूँ, बाद में इंडियन में वापस पूरा फिर से बताऊंगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर हमारी पूरी रीडिंग्स है। यस और नो यहाँ तक, ठीक। देन उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड सेपरेशन एंड हायर्स, ये बात बेसिकली बात करता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इनफैक्ट if you want to read it you can read it, just a second. Now then comes your average duration of unemployment, ये भी हमारा एक्चुअली काम का नहीं है एवरेज ड्यूरेशन वगैरह, I'll just remove all of this and then send it to you. then comes, अब हमारी हम वो कहते हैं कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और इंडिविजुअल्स जो हैं वो आपस में रिलेटेड कैसे हैं। This is something that we see. What we are saying is if the unemployment rate increases, then what happens to an individual? The probability of an individual finding a job, the probability of an individual जो unemployed है finding a job reduces. तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो जाता है तो इंडिविजुअल वर्कर पे इफेक्ट होता है, तो उसकी प्रॉबिलिटी गिर जाती है। और दूसरा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको भी डर लगा रहेगा कि हम अनएम्प्लॉयड ले ऑफ ना हो जाए, ठीक है।
So this is the relationship that they develop. So unemployment rate is both associated with lower chance of finding a job if one is unemployed or higher chance of losing it if one is employed. तो ये basically ये उसको समझाता है. हमारे chapter के लिए बहुत important नहीं, but you should understand that unemployment rate actually affects the workers in general, because unemployment rate basically depresses the situation कि आपको job मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी. ठीक है. नाउ हमारा जो एस्पेक्ट है यहाँ पर, हमारा एस्पेक्ट है सबसे पहले वेज और प्राइस डिटर्मिनेशन, क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. हम हमेशा डिमांड फॉर लेबर क्या बोलते हैं, डिमांड फॉर लेबर इज़ W/P, और हम कहते हैं सप्लाई ऑफ लेबर इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ W/P. याद है ये क्लासिकल के अंदर करा था हमने. both labor demanders and labor suppliers are actually interested in real wage rate and they are not interested in nominal wage rate. Yes or no? Did we do this in classical? ठीक है. सो वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली रियल. हम डिटरमिन तो करें कि रियल वेज, हमारी वेज रेट जो है वो डिटरमिन होती कैसे है. सो नाउ वी आर गेटिंग इनटू दैट फैक्टर की वेज रेट डिटरमिन कैसे हो रही है. सो वेज रेट इज बेसिकली डिटरमिन्ड बाय, यहाँ बात कर रहे हैं कि देर इज गोइंग टू बी अ बार्गेन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉइज, एंड दिस बार्गेन बेसिकली डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स. हो सकता है कि आप किसी की रिजर्वेशन से ज़्यादा भी उसको वेज रेट देते हो. दिस इज समथिंग दैट आई एक्सप्लेन यू येस्टरडे एज वेल. रिजर्वेशन वेज इज बेसिकली the wage rate below which you are not willing to work. So जैसे मेरा reservation wage rate मैंने आपको बताया कि if someone wants to hire me for any particular talk, so my going rate is 8,000 rupees per hour. So if someone pays me this, I am ready to do this. But if someone really wants to hire me, if someone really wants कि नहीं यार, this person should not go anywhere except us. So if they want kind of a brand loyalty, then if a person offers me say something like a 12,000 rupees an hour, then I would say हाँ ठीक है यार, this is much more worth it, and I should probably go for this, and I should be probably loyal to this. So this is basically telling you what this is telling you, efficiency wages. At times you pay someone over and above the reservation wage, so that person is not basically dissatisfied, or basically it does not feel that he's not getting his due return. Now where do you think you have seen these kinds of wages? Have you seen somewhere can you think of these kinds of wages? Influencer market, not really. इन्फ्लुएंसर तो आपको 500 रुपये. यूएस में कैसे मानव बताओ, अनम्यूट कर सकते हो तो हम सुन सकते हैं. तो गुड आफ्टरनून बताओ सर. यूएस में रिजर्वेशन वेजेस चलते हैं जिसमें एक मिनिमम ब्रैकेट होता है वेज का. अगर उस ब्रैकेट तक दे विल गेट फ्री वेज फ्रॉम द गवर्नमेंट इफ दे आर नॉट वर्किंग, एंड अबव दैट अगर उनको सैलरी मिल रही है देन ओनली दे विल वर्क इन यूएस. Yes, so that is one case. इंडिया में बताओ. इंडिया में ऐसा वेज लो ऐसा तो है नहीं. क्यों रिजर्वेशन वेज नहीं है? हमारे एक फ्लोर रेट तो हमारे यहाँ चलता है. तो ये सिर्फ फ्लोर सीलिंग है वो चलता है, बट फ्लोर सीलिंग नहीं चलता, फ्लोर रेट चलता है. हमारा मिनिमम वेज रेट एक्ट है प्रॉपर, जो बताता है कि इससे कम नहीं दे सकते हो आप वेज. तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि अनस्किल्ड वर्क का लेबर नहीं है. अनस्किल्ड वर्क का जो वो है वो तो NREGA भी है. NREGA से कम किसी को दे ही नहीं सकते. बट सर वो अगेन एक्सप्लॉइट होता है. हाँ वो एक्सप्लॉइट वो ठीक है, बट इफ़ यू सी द आइडिया ऑफ रिजर्वेशन वेजेस का कई बार आप बहुत ज़्यादा किसी को देते हो. आप कॉर्पोरेट स्केल पे देखोगे, कॉर्पोरेट स्केल में ESOPs मिलते हैं, एंड यू गेट अदर काइंड ऑफ बोनसेस विच बेसिकली इंड्यूसेस इन दी बिल्कुल टॉप लाइन जो आपके लोग होते हैं उनको इंड्यूस करते हैं कि दे शुड नॉट लीव द कंपनी. ठीक है. सो दिस इज वेयर रिजर्वेशन वेजेस डू वर्क अराउंड. एंड देन वेजेस ऑल्सो डिपेंड ऑन लेबर मार्केट कंडीशंस. नाउ लेबर मार्केट कंडीशंस पे कैसे डिपेंड करेगा वेजेस, कि अगर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, सोचो अगर आपकी फैक्ट्री के बाहर बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, विच मीन्स कि जो वेज रेट आप बार्गेनिंग पावर ऑफ द यूनियन इज़ वेरी लो, तो उस केस में वो आपको ज़्यादा वेज रेट नहीं देगा, वो आपकी वेज रेट कम कर सकता है. इफ़ हायर अनएम्प्लॉयमेंट इज़ देयर दिस वुड हैपन. देन द सेम थिंग कैन हैपन विद अ मोनोपोली एज वेल. अगर मोनोपोली होगी फर्म की,
then you have no other option to other than to work for him. If the monopoly power of the firm increases, then the unions are very weak, and if the unions are very weak, then again wage rate जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा. ये दो चीज़ें याद रखना कि मोनोपोली पावर के इन्वर्स है वेज रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट के भी इन्वर्स है वेज रेट. ठीक है, ये दो चीज़ें समझ में आई. यस और नो गाइस, यस और नो. ठीक है, चलो यहाँ पर वो एफिशिएंसी वेजेस के बारे में पूरा डिस्कशन है, यू कैन रीड इट. देन लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग आवर मॉडल. ठीक है, आज हम यहाँ से अपना मॉडल बिल्ड करना शुरू कर रहे हैं. मैंने ऑलरेडी ये पार्ट करा दिया था, आई एम रिपीटिंग दिस नाउ. हमने क्या बात करा, हमने कहा कि बॉस हमारे यहाँ पर हम वेज सेट कर रहे हैं, और वेज सेट कैसे कर रहे हैं. वेज इज़ बीइंग सेट एज जब वेज डिटर्मिनेशन होगा, जब यूनियंस वेज मांगेंगे, तो यूनियन जो है आपके बिहाफ पे वेज मांग रहा है या आप वेज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, तो आप बेसिकली देखोगे कि एक्सपेक्टेड प्राइस देखोगे. एक्सपेक्टेड प्राइस क्यों देखोगे आप? It's because of the fact that when you are signing agreement, you are going to sign an agreement for 3 years. से 3 years का agreement sign कर रहे हैं. ठीक है, तो 3 years के agreement में आपको ये भी तो देखना है कि next साल prices क्या होंगे, next to next year prices क्या होंगे, because all of us actually care about real wages. अगर next year, if this is 2024 and this is also 2024, but you are signing the agreement till 2027, तो the prices अगर आप ये 24 के लगा के चलोगे और 2025 में चले जाओगे, तो what has happened? If this is the case, then what has happened? Can someone tell me? समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? कि आपने वेज रेट जब सेट किया तो आपने 2024 का सेट करा, बट अगर आपने प्राइसेस नहीं देखे तो अगले साल क्या वेज रेट हो जाएगी? ये वेज रेट हो जाएगी 20 से अगले साल भी 24 वेज रेट और प्राइसेस 25. व्हाट विल हैपन in this case? Can I say guys, my real wage rate has gone down? Yes or no? My real wage has gone down. और अगर यही वेज रही तो ये तो मेरी 24 की वेज रहेगी और ये 26 हो जाएगा, तो मेरी वेज रेट और गिर गई. So which means what? When I'm bargaining for a wage rate, I need to have some kind of a algorithm कि what is going to be the price increase in the next few years. So I will have to form an expectation of price levels when I'm going to bargain for my wage rate. And it is also going to be a function of unemployment rate and catch-all factor. Now why unemployment rate and why catch-all factor? Because I know कि अगर unemployment rate ज़्यादा होगी तो लेबर्स की जो यूनियन है उनका पावर जो होगा वो कम हो जाएगा. इवन मेरी भी पावर कम हो जाएगी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट लोग मुझे रिप्लेस करने के लिए 50 लोग खड़े हुए हैं, तो मेरी पावर कम होगी. अगर मेरी पावर कम हो जाएगी तो मेरी जो वेज रेट मांगने की कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी. सो आई नो वेज रेट और अनएम्प्लॉयमेंट में देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप. कैन आई राइट दिस माइनस साइन देयर? यस और नो? समीक्षा संस्कृति समझ में आ रहा है? समीक्षा संस्कृति. ऑलराइट. देन अब हमने यहाँ तक की बात कर ली. अब उसके बाद हमारे पास कैच ऑल फैक्टर आ गया. अब ये कैच ऑल फैक्टर क्या है? ऑल दोज फैक्टर्स विच हैव नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द मॉडल. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर कहा कि मैंने यूनिवर्सल बेसिक इनकम लिया, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की वजह से या अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स लाया, तो उसकी वजह से क्या होगा? और ये एक प्रॉपर डिस्कशन हुआ था अरविंद सुब्रमण्यन का इन 2016 कि हम सारी सब्सिडीज हटा के सबको यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे देते हैं. अगर हम सबको यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे देते हैं तो प्रॉब्लम इज़ कि लोग जो होंगे इंडिया में हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे और कहेंगे कि यार हमें तो कुछ काम करना ही नहीं. So what will happen is that if people are getting income in their hands without doing anything, then people will जो एम्प्लॉयमेंट जो है, जो एम्प्लॉयमेंट वाले लोग हैं वो कम हो जाएंगे. अगर वो कम हो जाएंगे तो आपकी वेज रेट जो हो जाएगी, जो लोग काम करने जाएंगे वो हायर वेज रेट मांगेंगे. सो इसीलिए इसकी वजह से, क्योंकि अगर सबको आराम से घर पे पैसा मिल जाएगा तो उसकी वजह से आपकी जो वेजेस होंगी वो हायर होंगी. नाउ can you draw a relationship between NREGA and its impact on urban unskilled
वेज रेट, क्या होगा NREGA का इम्पैक्ट ऑन अर्बन अनस्किल्ड वेज रेट, या फार्म की वेज रेट, फार्म के अंदर किसी और के फार्म के अंदर काम करने के लिए वेज रेट, NREGA का क्या इम्पैक्ट है? संस्कृति, कैन यू एक्सप्लेन? यस संस्कृति। निकिता ये बताओ कैसे? So they are able to get a minimum wage while working in NREGA. ठीक है, So they'll demand a higher wage to shift from that. एब्सोल्युटली। from working in अगर NREGA. मुझे अपने, मैं मान लो यूपी या बिहार में हूँ, मुझे अपने NREGA में 100-150 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये मिल जाते हैं, मैं बाहर जाके रहूँगा तो मेरा 5,000 रुपये का तो रहने का खर्चा हो जाएगा, आने जाने का खर्चा होगा, तो मेरी जो रिजर्वेशन वेज होगी वो ही बढ़ जाएगी। डोंट यू थिंक अर्बन एरियाज में अब हर चीज़ जो है, जो ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स होते हैं, डोंट यू फील ब्लू कॉलर्ड वर्कर सबका प्राइस इंक्रीज हो गया? बिकॉज देयर सो मेनी थिंग्स दैट आर नाउ अवेलेबल, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हम वी ऑल्सो नीड अ हायर वेज. So therefore what happens is, if the benefits that are there to remain unemployed remain very strong, then the wage rate also increases. You need a higher incentive for them to work. फ्री पावर मिल जाए अगर दिल्ली में, और फ्री बिजली मिल जाए, फ्री पानी मिल जाए, फ्री घर मिल जाए, कहीं भी झोपड़ी सेटअप कर लो, तो काम करने के लिए कौन रेडी है? अपना आराम से यहाँ बसो. तो this is what happens in this particular case, and your wage rate increases. So this has a positive effect. Now we have developed this model based on this. So ये पूरा explanation unemployment का, other variables का यहाँ पर है, प्रोटेक्शन का. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक हमने कल भी करा था, but people who have attended it live now, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है. Then अब प्राइस डिटर्मिनेशन क्या है? अब हम सबसे पहले एक प्रोडक्शन फंक्शन लेके रखते हैं. प्रोडक्शन फंक्शन का हमारा अजम्पशन है कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू लेबर है. दैट मीन्स हमारे पास और सिर्फ लेबर एक फैक्टर है, ए एन करके फंक्शन है, वेयर ए इज इक्वल टू 1. तो वी आर गोइंग टू राइट यहाँ पर एक हमारे अजम्पशन रहेगा कि y इज इक्वल टू एन. जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी उतना ज़्यादा आपका वो हो जाएगा. तो इस तरीके का आपका y और n का आपका फंक्शन है कि आपका जितना ज़्यादा n होगा उतना ज़्यादा वो क्या कहते हैं n होगा. बाय द वे 1 माइनस यू इज़ ऑल्सो गोइंग टू टेल यू कि n कितना है. ठीक है, क्योंकि टोटल जो आपके लोग हैं माइनस आप अनएम्प्लॉयड कर दोगे तो आपका n आ जाएगा. ये हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे. दिस टुडे इन द क्लास वी विल डिस्कस दिस कि ये कैसे रिलेटेड है. तो हमने y इज इक्वल टू n ले लिया. y इज इक्वल टू n लेने के बाद हमने कहा कि व्हाट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन for one more unit of output. अगर मैं marginal cost देखूँ, what is the marginal cost of producing one more unit of output, say y, it is going to be the wage rate that I'm going to give that particular person. So और ultimately हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है कि perfect competition की condition लेते हैं, तो हम बोलते हैं price is equal to MC, और price is equal to MC, and if MC is equal to W, तो can I write this as this? Yes or no? अगर हम perfect market की condition लेके चलते हैं, can I say my marginal cost of producing this is going to be the additional worker that I'm going to hire, which is nothing but the wage rate. ठीक है, and if that is the case, then my price is equal to MC is equal to wage rate. Yes or no? ठीक है. बट अगर आप, तो यूजुअली तो आप परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होते, तो अगर आप परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होते हो तो व्हाट यू इंटेंशनली डू इज, फर्म्स क्या करेंगे? दे विल हैव अ मार्कअप. They will have a markup over and above the this thing, over and above the perfect competition, which is equal to m. तो आप बेसिकली कहोगे कि आप वेज जो आपकी MC है वो तो है ही, प्लस m इंटू w, m इंटू w बेसिकली करोगे. व्हाट इज दिस m इंटू w? दिस इज योर काइंड ऑफ अ मार्कअप कि आप अपने कॉम्पिटिटिव प्राइस से कितना ज़्यादा प्राइस कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को. तो जितनी ज़्यादा आपकी मोनोपोली पावर होगी उतना ज़्यादा आप अपना प्राइस रख सकते हो. यस और नो? जितनी ज़्यादा मोनोपोली पावर होगी उतना ज़्यादा प्राइस रख सकते हो. अब वंशिका मुझे बताओ कि व्हाट इज़ मोनोपोली पावर इन केस ऑफ, जो हमने पिछला पढ़ा था मोनोपोली के अंदर. वंशिका, मोनोपोली पावर क्या होती है? मोनोपोली इंडेक्स, मोनोपोली पावर ऑफ इंडेक्स क्या होती है? इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर. नंदना, इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर? सर P minus MC by P. P minus MC by P.
ठीक है, यस लर्नर्स इंडेक्स, यस लर्नर्स इंडेक्स याद होना चाहिए था। सो अब दिस इज़ हाउ वी हैव डेवलप्ड दिस मॉडल। अब हमने क्या किया, अब फॉर द टाइम बीइंग हमने इस मॉडल के अंदर अभी अजम्पशन करके रखा हुआ है। इस मॉडल के अंदर याद रखना हम अजम्पशन अभी करके रख रहे हैं, P इज इक्वल टू पी। सपोज हम कह रहे हैं कि प्राइस जो है, जो एक्सपेक्टेड प्राइस है, वो वही आपके जो अभी एग्जिस्टिंग प्राइस है, वही एक्चुअल प्राइस, जो अभी एक्चुअल प्राइस है वही आपका एक्सपेक्टेड प्राइस है। ठीक है, अभी आप ये अजम्पशन करके चल रहे हो, आगे जाके हम ये अजम्पशन को हटा देंगे, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ये अजम्पशन हटा देंगे, बट राइट नाउ वी आर टेकिंग दिस अजम्पशन। इफ वी टेक दिस अजम्पशन देन व्हाट वी हैव इज, हमने इस यहाँ पर पीई था, पीई की जगह पे जब हमने वेज सेटिंग रिलेशनशिप करा था तो हमने पीई को अब पी लिख दिया और इसको यहाँ ले गए, तो हमारे पास एक वेज सेटिंग रिलेशनशिप आ गया कि रियल वेज जो है, जब वेज सेट होगी तो एवरीवन इज रियली इंटरेस्टेड इन रियल वेज। रियल वेज जो होगी वो नेगेटिवली एसोसिएटेड होगी विद अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद catch-all factor. So with this we if I draw a line where you have wage setting relationship, तो यहाँ पर अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताऊँ और यहाँ पर रियल वेज रेट बताऊँ, तो दिस इज द नेगेटिव रिलेशनशिप दैट इज डेवलप्ड। इज दिस डायग्राम क्लियर? वेज सेटिंग, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड रियल वेज रेट, yes or no? ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि, और ये वो क्या है, ये इसलिए दिखा रहा है कि जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होगा आपकी रियल वेज रेट कम होती रहेगी, क्योंकि यू नो द बार्गेनिंग पावर ऑफ द इंडिविजुअल विल स्टार्ट टू रिड्यूस। नाउ उसके बाद हमने वेज सेटिंग रिलेशनशिप करी। हमने जब मार्कअप के बारे में बात करी थी तो प्राइस इज इक्वल टू MC बोला था और MC वॉज इक्वल टू W, और हमने कहा कि मार्कअप होगा तो W इंटू 1+M। तो इसको अगर मैं रीअरेंज करूंगा तो आई कैन राइट W/P, जो रियल वेज रेट फॉर्म, जो रियल वेज रेट जो है, जो जिसपे फॉर्म्स आपको नौकरी देना चाहती हैं, विल डिपेंड ऑन 1/1+M। दिस इज व्हाट दी फॉर्म्स वांट टू व्यू, क्योंकि आपने ये डिराइव कहाँ से किया, फॉर्म्स की प्राइसेस से डिराइव किया। दिस इज दी वेज, इसको प्राइस सेटिंग रिलेशनशिप से आया है, दिस इज प्राइस सेटिंग रिलेशनशिप, और प्राइस सेटिंग रिलेशनशिप से वो कितना वेज रेट देना चाहते हैं। एंड व्हाट इज दिस M? दिस इज बेसिकली द मार्कअप और द मोनोपोली पावर। ठीक है, जैसे जैसे आपका, अगर मैं इस डायग्राम को, इस फिगर को मैं लेके चलूंगा, दिस इज अ कांस्टेंट M, तो मेरे पास कांस्टेंट होगा, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन यू। तो आई विल ड्रॉ फॉर अ गिवन लेवल वैल्यू ऑफ M। मैंने फॉर एग्जांपल M इज इक्वल टू 2 होता, तो अगर M इज इक्वल टू 2 होता तो ये M 1+2 इज इक्वल टू 1/3, तो 1/3 पे मैं एक फ्लैट लाइन क्रिएट कर देता। और जहाँ पर अब ये क्या है, ये प्राइस सेटिंग है और ये वेज सेटिंग है। ये प्राइस सेटिंग बेसिकली फर्म्स के साइड से है, एंड दिस इनडायरेक्टली टेल्स यू कि फर्म कैसे आपका डिमांड फॉर लेबर कर रही है, और ये बेसिकली वेज सेटिंग है, ये सप्लाई साइड से लेबर जो है वो कितना देना चाहती है। जहाँ पर ये दोनों मीट करेंगी वहाँ पर आपकी यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाएगा। ठीक है, रिमेंबर ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो डिमांड फॉर लेबर नहीं दिखा रहा है, वो इनडायरेक्टली डिमांड फॉर लेबर दिखा रहा है। सो डोंट गेट इनटू फैक्ट कि यहाँ पर लेबर आपका एम्प्लॉयमेंट रेट आ रहा है, यहाँ पर आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ रहा है, बिकॉज बोथ ऑफ देम W/P इज फंक्शन ऑफ U एंड Z। और हमने ये भी देखा कि W/P इज ऑल्सो इक्वल टू 1/1+M। तो हमने यहाँ से इन दोनों को इक्वेट कर दिया। सो व्हाट वी गॉट वाज कि जहाँ पर ये दोनों मीट करेंगे वहाँ पर आपका एक्चुअल रेट, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा इकोनॉमी के अंदर, वो आ जाएगा। एंड दिस रेट विल बी कॉल्ड एज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वो रेट अनएम्प्लॉयमेंट का सच दैट रियल वेज चोजन इन दी वेज सेटिंग इज इक्वल टू वेज, रियल वेज इम्प्लाइड बाय प्राइस सेटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसको निकालने के लिए अजम्पशन हमने क्या ली थी, UN के लिए हमने क्या अजम्पशन लिया, कैन एनीवन टेल अस? अभी तक एक अजम्पशन पे बिल्ड करके चले हम, कम ऑन गाइस। P इज इक्वल टू PE, ध्यान रखना। तो व्हेन P इज इक्वल टू PE, व्हेन P इज इक्वल टू PE, उस केस में हमने देखा that once wage setting relationship is equal to price setting relationship,
जब ये हो जाएगा यू विल गेट u इज इक्वल टू अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू नेचुरल रेट, और जब अनएम्प्लॉयमेंट अपने नेचुरल रेट के ऊपर है तो एम्प्लॉयमेंट अपने नेचुरल रेट के ऊपर है, और जब एम्प्लॉयमेंट अपने नेचुरल रेट पे है तो आपका आउटपुट अपने नेचुरल रेट पे है। इज दिस लाइन ऑफ थॉट क्लियर? यस और नो? और ये हमें बार बार सोचना होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये फंडामेंटल जा रहा है। ये सब कुछ मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं सीधा आपको फिलिप्स कर्व करा देता आपके सर के ऊपर से निकल जाता है ये हुआ क्या। और अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आपको रैशनल एक्सपेक्टेशन तो दूर दूर से समझ नहीं आने वाली। इसीलिए लोग रैशनल एक्सपेक्टेशन से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने मैथ ही नहीं पढ़ा होता पीछे का। एएस का आपने डेरिवेशन ही नहीं किया तो आपको समझ ही नहीं आ रहा। आप सिर्फ फ्रॉयन देख रहे हो, फ्रॉयन में कह रहा है भैया एएस ऐसे है, या वो क्या कहते हैं डीएफएस देख रहे हो, डीएफएस कह रहा है यार एएस को ऐसे ले लो। अरे एएस को ऐसे ले क्यों लो, ये तो बता दो। तो ये जो है ये आपको वेज सेटिंग प्राइस सेटिंग रिलेशनशिप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है, ठीक है। सो यू हैव टू व्हेन यू गो इनटू द एग्जाम हैव अ ओपन माइंड कि ये क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व हो रहा है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉयन से आ रहा है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली डीएफएस का लग रहा है, कई बार क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप ब्लैंचार्ड को देख के आप उसको आंसर कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपने तीनों करे हुए हैं तो यू विल फेस नो प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसे दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं है जहाँ पर इन तीनों के अलावा कोई चीज़ पूछ ली जाए। क्योंकि हम जब ये तीनों ही कर लिया तो ये हमने आहूजा का मतलब आहूजा के ऊपर हम आहूजा के तो बहुत ऊपर पहुँच गए हैं, तो सब कुछ कवर कर लिया हमने। सो दैट्स वाई आई एम स्विचिंग बिटवीन एवरीथिंग। अभी लगेगा कि बहुत ज़्यादा करा रहा हूँ, बट बाद में यू विल थैंक मी कि जब हुआ तो कॉम्प्रिहेंसिवली हुआ, ठीक है। देयर वाज नो स्टोन अनटर्न्ड व्हेन वी डिड मैक्रो, जस्ट लाइक वी डिड माइक्रो, कि वी स्विच्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स सो दैट वी प्रिपेयर कॉम्प्रिहेंसिवली नाउ। तो अब और इसीलिए इसमें टाइम लगता है, ठीक है, इसीलिए इसमें टाइम लगता है। और इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्यों लोग कहते हैं ना कि इफ़ यू माइट हैव हर्ड कि लोग कहते हैं कि लोग इकोनॉमिक्स में नंबर नहीं आते। इकोनॉमिक्स में लोग इसलिए नंबर नहीं आते क्योंकि लोग एक किताब पढ़ के चले जाते हैं और काफ़ी सारी जगहों से आते हैं, और बाय द टाइम वो सेकंड थर्ड फोर्थ अटैम्प्ट तक पहुँचते तब उनको रियलाइज़ होता है कि अच्छा क्या क्या करना था। सो इसीलिए फर्स्ट अटैम्प्ट से वी विल हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू, ठीक है। नाउ लेट्स एंड बाय द वे दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन योर इग्नू एज वेल। मतलब इग्नू विल बिकम ब्रीज फॉर यू आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, कि ये तो चलता हुआ गया, ठीक है। और नेट का भी आप ऐसे ही निकालोगे, अगर साथ साथ आप टेस्ट लिखते रहोगे, ट्रस्ट मी दिसंबर का नेट आप बिल्कुल फोड़ के जेआरएफ लेके आ रहे होगे, ठीक है ना। देन और नैन्सी तुमसे तो उम्मीद है इस बार मुझे जेआरएफ की, ले आओगे जेआरएफ? यस नो? नैन्सी अरे टाइप तो कर सकते हो, हाँ चलो गुड। तो देन अब हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, नेचुरल रेट की। तो हमने बेसिकली कह दिया जब ये दोनों मिल जाएंगे तो वो नेचुरल रेट, हमने उसको रिप्लेस कर दिया UN से, ठीक है। देन द प्रोपोजिशन हमने ये दोनों सेट करा। अब हमने यहाँ पर प्ले करना शुरू किया। हमने कहा कि अगर हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, सपोज मैं कहता हूँ सरकार ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम के अंदर या फिर प्रधानमंत्री किसान निधि, क्या है ये स्कीम किसान निधि? व्हाट इज दिस प्राइम मिनिस्टर किसान निधि? अब तो तुम यूपीएससी के फुल फ्लेजेड बच्चे हो गए। क्या है गाइस ये स्कीम, क्या है प्रधानमंत्री किसान निधि? सिर्फ 6,000 लिख, 6,000 रुपये किसको दे रहे हो भाई, ये तो बता दो। यस बेसिक इनकम, दिस इज मिनिमम इनकम गिवन टू फार्मर्स। फिक्स प्राइस नहीं है नैन्सी, प्राइस नहीं है। दिस इज नॉट MSP, दिस इज बेसिकली गिविंग 6,000 रुपीज़ टू आवर फार्मर्स, ठीक है। अब जब आप उनको 6,000 रुपये दे रहे हो तो उनका भी तो एक तरीके का उनके लिए तो ये इनकम सपोर्ट जी के फॉर्म में। तो जब आप ऐसा क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो कांट यू राइट दिस स्कीम? और अगर आप ये चीज़ लिख रहे हो तो कांट यू, अगर आप इंडियन इकोनॉमी हो तो कांट यू ड्रॉ दिस डायग्राम? समझ में आया कि कैसे इंटर रिलेशनशिप होगा पेपर 1 का पेपर 2 से, पेपर 2 का पेपर 1 से? वो एप्लीकेशन जो होगा वो मार्क्स लेके जाएगा। तो जब आपने ये दिखा दिया तो आपने दिखाया कि मेरा वेज सेटिंग रिलेशनशिप, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज माई W/PU इज अ फंक्शन ऑफ FUZ
एंड अगर मेरा ज़ीप बढ़ जाता है तो बेसिकली मेरा वेज सेटिंग रिलेशनशिप ऊपर हो गया, जिसकी वजह से मेरा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग अब कहेंगे कि मैं घर पे बैठ के मुझे पैसे मिल रहे हैं, मुझे क्या ज़रूरत है काम करने की। तो योर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज वंस यू गिव टू मच ऑफ योर सपोर्ट टू द फार्मर्स। ऐसे आप अगर इनकम देना शुरू कर दोगे या फिर कोई और चीज़ देना शुरू कर दोगे, ठीक है। सो UBI, दिस इज एन आर्ग्यूमेंट, दिस इज अगेन एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट UBI, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। निधि की बजाय ये वाला एग्जांपल लिख देना, कहीं पता लगे कोई फार्मिंग कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा कोई एसोसिएटेड है या बहुत ज़्यादा वो है, तो कहीं नंबर काट दे आपके, ठीक है। कोई अशोक गुलाटी जैसा कोई आदमी है तो UBI के अगेंस्ट का एक आर्ग्यूमेंट लिख सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना कि पॉलिटिकली ऑल्सो यू शुड बी राइट वाइल राइटिंग आंसर्स, ठीक है। तो जैसे अगर आप आंसर लिख रहे हो, अगर कोई OPS NPS में लिख रहे हो, तो कहीं ये मत लिख देना कि भैया कि NPS ही सब कुछ ठीक है, जो आदमी बेचारा चेक कर रहा है ना वो नॉन लाइकलीहुड वो OPS वाला आदमी नहीं है, ठीक है। तो उसकी इमोशन के साथ खेल रहे हो। जैसे मेरे वीडियो के ऊपर कितने सारे हेट कमेंट आ गए हैं कि ये सरकार का एजेंट है। मैंने तो जानबूझ के बोला कि लोग कमेंट करेंगे तो अपना पॉपुलैरिटी उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आई मीन यू शुड नो हाउ टू मैनिपुलेट स्टफ गाइस। आई मीन अगर वकालत के बाद भी ये नहीं कर पाए तो फिर जनता और हमारे में फ़र्क क्या रह जाएगा। सो नाउ अब पॉइंट इज कि यू शुड बी डिप्लोमेटिक while stating out anything, don't have emotions while writing stuff. Then अब stringent, अब इसके अंदर क्या है कि अगर हमारे पास क्या होता है अभी आजकल हमारे पास यू हैव समथिंग कॉल्ड एज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत सारी चीज़ें नहीं करता, फॉर एग्जांपल अभी एक रेगुलेशन एक हो रहा है, डिज्नी और रिलायंस के बीच में एक अग्रीमेंट हो रहा है। सो अगर से कंपटीशन कमीशन उसको स्टॉप कर देता है तो बेसिकली एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन बहुत स्ट्रांग है। अगर बहुत वीक है तो आपका एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन वीक है। तो एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन अगर आपका वीक हो जाएगा तो उसका इम्पैक्ट एम पे क्या होगा, सोचो। अगर आपकी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अच्छे से काम नहीं करता, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन एम? M increases, you have higher power. So can we say that monopoly power in India will be much stronger than that in Europe? Can I make that statement? क्योंकि यूरोप के जो एंटी ट्रस्ट लॉज हैं, दीज आर वेरी हैवी, एंड वहाँ पर एक AI एक्ट ऑलरेडी आ चुका है। सो यू शुड, बाय द वे, एज अ स्टूडेंट ऑफ GS, यू शुड बी इन एंड आउट अवेयर ऑफ AI एक्ट ऑफ यूरोप। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एथिकल और कंप्लायंट, एथिकली एंड मॉरली कंप्लायंट AI कैसे होना चाहिए, एंड डज इट एक्चुअली थॉट द डेवलपमेंट ऑफ मॉडल्स एंड इनोवेशन। दिस इज़ अ मेजर डेवलपमेंट। और उससे पहले एक ब्लेचली पार्क समिट हुआ था। अगर आप D3 को फॉलो करते हुए आ रहे हो पिछले 1-1.5 साल से, तो उससे पहले ब्लेचली पार्क हुआ था। व्हाई इज ब्लेचली पार्क नोन? एनी आइडिया? यूनाइटेड किंगडम में जगह है ब्लेचली पार्क। एनी आइडिया? नो वन? AI सेफ्टी? नहीं। हैज एनीवन सीन द मूवी इमिटेशन गेम्स? किसी ने देखी इमिटेशन गेम्स? एक भी इंसान ने नहीं देखी है, ठीक है। तो टुमारो आप 3 घंटे निकालोगे और कल आप ये मूवी देखोगे। यू विल फाइंड आउट 3 hours इन योर लाइफ एंड वॉच दिस मूवी, ठीक है। इमिटेशन गेम्स, इट्स देयर ऑन नेटफ्लिक्स एंड ऑन दिस थिंग। कोई बात नहीं, ब्रेक लो, कोई दिक्कत नहीं है, कवर हो जाएगा। बट अपने माइंड को रिलैक्स करने के भी आपको चीज़ें चाहिए, ठीक है। एलन ट्यूरिंग, yes, this is based on Alan Turing. Alan Turing actually worked on in Bletchley Park. तो Bletchley Park is the same place जहाँ पर AI का birth हुआ है। He developed the first machine which could understand, a machine which can communicate and understand humans, and you would not know whether the other person is human or इसी को Turing test भी बोलते हैं। That when you're talking to an individual, if you're not able to identify whether the other person on the other side is a human or a machine, the machine has passed the Turing test. ठीक है, beautiful movie, one of my favorite movies, and a movie that I've at least seen thrice. ठीक है, so
दिस इज़ तो हमने यहाँ तक हमने बात करी। अब हम नए चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं जो हमें आज का हमारा डेवलपमेंट था। तो अगर आपका मोनोपोली पावर बढ़ जाता है तो सी व्हाट विल हैपन। इफ़ अर्लियर माई मोनोपोली पावर वाज 2, नाउ माई मोनोपोली पावर इज़ 3, तो व्हाट हैज़ हैपन, मेरी रियल वेज रेट जो हो जाएगी वो 1/4 हो जाएगी, वो नीचे आ जाएगी। सो मोनोपोली पावर की वजह से आपकी वेजेस जो हो जाती हैं, वेजेस टू द इंडिविजुअल्स गो डाउन, and if wages to the individual will go down, your real unemployment rate or your natural rate of unemployment also increases. So this is something that you should do. Now let us talk about your unemployment and employment वाली चीज़ें. Now we know what is unemployment rate. Unemployment rate is nothing but unemployed over labor force. Yes or no, यही बताया था मैंने। कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं और अनएम्प्लॉयड कितने हैं, जितने लोग लेबर फोर्स में हैं माइनस जितने लोग एम्प्लॉयड हैं अपॉन लेबर फोर्स। इफ़ दिस इज़ द केस कैन आई राइट दिस एज 1/1 माइनस एन। तो बेसिकली 1 माइनस एम्प्लॉयमेंट रेट इज गोइंग टू गिव मी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। एंड if I rewrite all of this, can I write n as l upon 1 minus u? सेम चीज़ है बिल्कुल, एग्जैक्ट सेम थिंग। ठीक है, एक इसको मैं इधर ले गया, इसको इधर ले गया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया। लेबर माई लेबर कितनी है, मेरे यहाँ कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, लेबर कैन आई राइट दिस एज एल अप इंटू एल इंटू यू। तो कितने लोग हैं मेरे पास, सपोज मेरे पास 100 लोग हैं। ठीक है, तो ये 100 हो गया टोटल, माइनस कितने लोग थे, 100 लोग थे और 20% अनएम्प्लॉयमेंट, तो 20 हो गया, तो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। सो मेरे पास लोग आ गए कि 80 लोग एम्प्लॉयड हैं। इज दिस आइडिया क्लियर? कैन आई राइट दिस एज दिस? परफेक्ट। तो अब मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि व्हेन माय अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एट नेचुरल रेट, कैन आई राइट n विल बी इक्वल टू एट इट्स नेचुरल रेट। तो आई कैन राइट नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू l इंटू 1 माइनस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एंड अनएम्प्लॉयमेंट से आउटपुट जाना बड़ा आसान है, क्योंकि वी नो कि a y इज इक्वल टू n था, तो y n विल बी इक्वल टू n n इज इक्वल टू l इंटू 1 माइनस यू एन। अब मैं इसी इक्वेशन को अगर मैं उल्टा ले जाता हूँ, रिमेंबर मेरा वो क्या था, मेरा w बाई पी वॉज फंक्शन ऑफ यू एन माइनस कॉमा जी, एंड मेरा w बाई पी वॉज ऑल्सो इक्वल टू 1 प्लस m। एंड दिस वॉज, ये हमारा जब इक्विलिब्रियम होगा तो ये वाला केस होगा। इफ आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू दिस, देन इस un को, तो आई कैन राइट f u n z इज इक्वल टू 1 प्लस m। हमने ये रिलेशनशिप ढूंढा था। अब इस un को हमने यहाँ से ये रिप्लेस कर दिया, इससे हम रिप्लेस कर रहे हैं। सो आई कैन राइट un एज 1 माइनस y n बाई l। ठीक है, यहाँ से मैनिपुलेट करके, यहाँ से कैसे करा, y n बाई l लिख दिया इज इक्वल टू 1 माइनस यू एन। तो यू एन को यहाँ ले गया, उसको यहाँ ले गया, तो दूसरा ये आ गया। तो आई कैन राइट, फाइनली आई कैन राइट दैट f 1 माइनस 1 बाई l कॉमा z इज इक्वल टू 1 प्लस m। इज दिस आइडिया क्लियर? यस और नो? कम ऑन गाइस। ठीक है, ये पूरी उसकी समरी है जो अभी अब तक हमने करा, ये हमारी पूरी समरी हो गई। नाउ वेयर वी गो फ्रॉम हेयर इज दैट अब हमने मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी देखेंगे, एंड अब हम देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन शॉर्ट रन एंड मीडियम रन। वी हैव डिराइव्ड the natural rate of unemployment and associated employment output rate, assuming two things. First, we have assumed equilibrium in the labor market. Second, we have assumed that price level is equal to expected price. There is no reason for this. There is no reason for the second assumption to be true in short run, and it will turn out to be कि वो कुछ और भी हो सकते हैं। ठीक है, so anything can become anything. So we are going to see that what is going to happen in future. ठीक है, so हमारा ये वाला चैप्टर हुआ। अब we will go into this chapter. अब we will start putting ADAS। यहाँ से हम ADAS के ऊपर आएंगे, यहाँ से हम बाकी सारी चीज़ों के ऊपर, मार्केट के ऊपर डेवलप करना शुरू करेंगे। और यहाँ पर हम सेम AD और AS की चीज़ डेवलप करने के बाद, AD कहाँ से डेवलप करेंगे, AD हम डेवलप करेंगे, हमने कीनीजियन में कहाँ से डेवलप किया था ADAS, किसी को याद है? कीन्स में ADAS कैसे डेवलप हुआ था?
एडी कैसे डेवलप हुआ था? कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। एडी कैसे डेवलप हुआ था कीन्स में? एई नहीं 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 नहीं, एडी एडी एडी, एडी की बात कर रहा हूँ मैं। ISLM गाइस, ISLM से ही तो आ रहा था, ISLM से तो एडी आया है। अरे याद नहीं, LM को मूव किया था, ये वाला डायग्राम। यस नो गाइस, यस नो, प्राइस चेंज किया था, ठीक है। सो रिमेंबर दिस। तो यहाँ पर भी हम सेम चीज़ बात करेंगे, सिर्फ मैथमेटिकली लिखने का तरीका अलग होगा, सेम चीज़ होगी। तो हमारा ISLM AD फ्रेमवर्क फिक्स हो चुका है। हमारा क्या चीज़ फिक्स नहीं हुआ? हमारा AS का फ्रेमवर्क फिक्स नहीं हुआ, क्योंकि कीन्स अपना AS ऐसे लेके चलता था, क्योंकि वो AS अपना ऐसे ले रहा है। क्लासिकल बेचारे अपना AS ऐसे लेके चल रहे हैं, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड सबकी नीचे ही वाली दिख रही है, बट हमारी अभी AS पे हमारी कोई क्लैरिटी नहीं है कि AS कैसे होगा। तो इसीलिए हम मॉडल्स बार बार चेंज करके देख रहे हैं कि क्या होगा। तो जो न्यू क्लासिकल सिंथेसिस है वो कहता है कि भाई ना तो AS ऐसा होगा ना ऐसा होगा, AS आपका कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। विच इज़ डिपेंडेंट ऑन कि आपका प्राइस किस लेवल से, आपका प्राइस और जो वेज के जो फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी है वो किस तरीके से, ये जो इम्पैक्ट है ये बहुत मैटर करता है। और इसी के ऊपर बाकी सारे लोग डिबेट करते हैं अल्टीमेटली। न्यू किनीजियंस और बाकी और न्यू क्लासिकल्स, ये सारे इसी के ऊपर बात करते रहेंगे कि ये वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी कैसे रहेगी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चलो। अब स्टोरी लग रही है आपको, सबको फील हो रहा है कि एक स्टोरी है? यस नो गाइस, की एक स्टोरी चल रही है, तो उसको स्टोरी की तरह पढ़ना है, ठीक है, वन ऑफ चीज़ की तरह नहीं पढ़ना। अब व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीगेट सप्लाई, अब एग्रीगेट सप्लाई क्या है? एग्रीगेट सप्लाई बेसिकली बात करता है कि प्राइसेस और क्या कहते हैं आउटपुट के बीच में क्या रिलेशन है, यही तो बताता है। एग्रीगेट सप्लाई क्या बताएगा? वो तो बनेगा तो प्राइसेस और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करेगा, ठीक है। बट इट इज़ डिराइव्ड कहाँ से? एग्रीगेट सप्लाई अपने आप में डिराइव कहाँ से हो रही है? ये तो डिराइव कर रही है लेबर मार्केट से, और लेबर मार्केट के अंदर वेजेस आ रही हैं, और साथ में लेबर मार्केट पे क्या चीज़ चाहिए होती है? हमें प्राइसेस चाहिए होते हैं, ठीक है, जो आउटपुट मार्केट के साथ आ रहे होते हैं। तो ये दो आपस में चीज़ें रिलेशन में। सो हमें वेजेस जो हैं, वेजेस और प्राइसेस जो हैं, इट विल इम्पैक्ट। सो वेजेस जो हमने वेज सेटिंग एंड प्राइस सेटिंग रिलेशनशिप किया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेबर मार्केट का पार्ट बनने में। और क्योंकि ये डिसाइड करेंगे लेबर मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, उसी के बेसिस पे आपका AS बनेगा, ठीक है। हमने ये रिलेशनशिप डेवलप किया, वेज वाला रिलेशनशिप सेटअप किया, हमने ये वाला रिलेशनशिप सेट किया इन द प्रीवियस मार्केट। एंड इफ वी इक्वेट बोथ ऑफ देम, कैन आई राइट दिस? इफ आई पुट क्या कहते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, you have 1 plus m, price is equal to W by m, तो can I put this as this? yes or no? अब मैंने P is equal to P ही नहीं लिया। अब मैंने कहा मेरी वेज सेटिंग रिलेशनशिप जो आती है, वेज सेटिंग रिलेशनशिप, उससे पहले मैंने प्राइस का फंक्शन लिया था W is equal to UZ, और मैंने लिया था प्राइस is equal to 1 plus m into W। क्या ये W को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ? ये वाला W को यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ? If I replace this, will I get price will be a function of what all things? अब मैं बात कर रहा हूँ कि प्राइस क्या होगा। मार्केट के अंदर जो प्राइस होगा वो डिपेंड करेगा मेरे एक्सपेक्टेड प्राइसेस के ऊपर। अगर मैं आगे जाके एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइसेस बढ़ेंगे, तो मेरे आज के भी प्राइसेस का उन पे इम्पैक्ट होगा। मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन होगा, फ्यूचर में चीज़ें बढ़ जाएंगी, तो मैं आज भी उसका इम्पैक्ट आज पर भी पड़ना शुरू हो जाएगा। एक्सपेक्टेशंस आज सेल्फ फुलफिलिंग होती हैं कई चीज़ें ऐसी, ठीक है। मेरे मोनोपोली पावर पे भी डिपेंड करेगा प्राइस, क्योंकि अगर मेरे पास मोनोपोली पावर ज़्यादा होगी तो मैं ज़्यादा प्राइस बढ़ा दूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट का भी रिलेशनशिप होगा इसके साथ में, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशन वेजेस के साथ होगा, वेजेस का रिलेशनशिप इसके साथ होगा, और कैच ऑल फैक्टर का भी होगा। सो दिस इज व्हाट आई विल स्टार्ट सेटिंग अप, एंड वी ऑलरेडी नो दैट माई u इज इक्वल टू L माइनस u इज इक्वल टू 1 माइनस L। तो अगर मैं उसको यहाँ रिप्लेस कर दूँ, इफ आई रिप्लेस दिस, do I get a relationship between price and y? yes or no? come on guys, मैंने सिर्फ u को रिप्लेस कर दिया, do I get a relationship between price and y here? can I say this is my AS curve?
कैन आई से दिस वुड बी माई AS कर्व. सो माई AS कर्व विल डिपेंड ऑन, अब मैं अगर मैं ये चीज़ बात करूँ तो मेरा ये सारी की सारी चीज़ें, ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, ये AS के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी लाइन केयरफुली है. ठीक है ना. द प्राइस डिपेंड्स ऑन एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल. एक तो एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल पे डिपेंड कर रहा है, आउटपुट पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा. ऑल्सो ऑन मार्कअप, कैच ऑल फैक्टर, लेबर फोर्स के ऊपर, विच ऑल ऑफ विच वी हैव टेकन कांस्टेंट है. हमने m को भी कांस्टेंट ले लिया, z को भी हमने कहा कि कांस्टेंट है, l को भी हमने कहा कि यार कांस्टेंट ही है. इनको हमने कोई चीज़ नहीं किया. तो गिवन दी एक्सपेक्टेड, अब हम क्या बोल रहे हैं, गिवन दी एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल, अगर हम कहते हैं कि p इज इक्वल टू, हमने कहा कि अगर हमने कहा कि p हमें गिवन है, ठीक है, गिवन द एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल एंड इंक्रीज इन आउटपुट लीड्स टू एन इंक्रीज इन प्राइस लेवल. तो ये कैसे होगा? अगर मैं आउटपुट बनाऊंगा, अब सोच के देखो, अगर मैं आउटपुट बनाऊंगा तो क्या होगा? आउटपुट कैसे बना पाऊंगा मैं? आउटपुट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा गाइस? आउटपुट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? लेबर चाहिए. आउटपुट बनाने के लिए मुझे लेबर चाहिए. लेबर बनाने के लिए दैट मीन्स मुझे एम्प्लॉयमेंट करनी पड़ेगी. एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट मेरी कम हो जाएंगी. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट मेरी कम हो जाएगी तो उसका मतलब क्या होगा? कैन आई से मेरा वेजेस बढ़ जाएगा? कैन आई से मेरा वेजेस बढ़ जाएगा? वेजेस बढ़ जाएगा तो कैन आई से मेरा प्राइसेस बढ़ जाएगा? यस और नो? इज दिस रिलेशन क्लियर कि अगर मैं आउटपुट बनाऊंगा तो मेरे प्राइसेस भी बढ़ेंगे? हायर प्राइसेस बनाने के लिए हायर आउटपुट बनाने के लिए हायर प्राइस होगा. फिर से समझो, अगर मुझे अपना आउटपुट इंक्रीज करना है उसके लिए मुझे लेबर चाहिए. लेबर इंक्रीज करनी पड़ेगी. लेबर इंक्रीज करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे अपना एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करनी पड़ेगी. एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट को मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा. अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने का क्या मतलब हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने का मतलब हुआ कि मेरा क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम होने का मतलब हुआ कि मेरी वेजेस जो हो जाएंगी वो बढ़ जाएंगी. वेजेस मेरी बढ़ जाएंगी, उसका मतलब क्या हुआ? कि मेरी प्राइसेस बढ़ जाएंगी. समझ में आया? एक्चुअली ऐसे होना चाहिए था सारे, इस तरफ होना चाहिए था. सॉरी, समझ में आ जाना चाहिए. डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे इस तरफ. यस और नो? वंशिका? So increase in output leads to increase in employment. Increase in employment leads to decrease in unemployment. Therefore decrease in unemployment rate. अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज होगा तो नॉमिनल वेज रेट इंक्रीज हो जाएगी. क्यों? क्योंकि FUZ इज इक्वल टू W, वो करा था ना हमने, ये वाली चीज़ करी थी. तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर कम हो जाता था तो मेरी वेज रेट इंक्रीज हो जाती थी. इंक्रीज इन नॉमिनल वेज रेट, हमें ये पता है कि नॉमिनल वेज रेट W इज इक्वल टू P इंटू 1+M है. तो अगर मेरी ये बढ़ रही है तो मेरी ये मुझे पता चल गया कि सॉरी, प्राइस इज इक्वल टू, सॉरी एक मिनट, प्राइस इज इक्वल टू W इंटू दिस है. अगर मेरी ये बढ़ रही है तो मुझे पता चल गया मेरे प्राइसेस बढ़ गए. तो दिस एंटायर थिंग विल हैपन. द सेकेंड प्रॉपर्टी इज, दूसरी चीज़ क्या है? गिवन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल लीड्स टू 1-for-1 इंक्रीज इन एक्चुअल प्राइस लेवल. कि मेरा अगर एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल बढ़ गया तो मेरा एक्चुअल प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा. ठीक है, कि मेरी एक्सपेक्टेशंस, if I expect that the prices will double in the upcoming years, my actual price will also double. Now अब ये कैसा करता है? If wage setters expect कि price level will be higher, अगर wage setter कैसे सेट कर रहा था? wage setter ऐसा सेट कर रहा था ना, FUZ, यही कर रहा था wage setter. कॉमन वाइज यही था ना. जब मैं wages negotiate कर रहा था तो मैं इस बेसिस पे negotiate कर रहा था. yes और no? बार्गेनिंग ऐसे कर रहा था ना. अगर मुझे लग रहा है कि आने वाले साल में इन्फ्लेशन होने वाला है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो क्या मैं अपनी वेज रेट आज से ही ज़्यादा मांगनी शुरू कर दूंगा? येस और नो? अगर ये हो जाएगा, अगर मेरी नॉमिनल वेज आज ही इंक्रीज हो गई आने वाले फ्यू ईयर्स को लेते हुए, तो मेरी जो प्राइस होगी वो क्या था? W इंटू 1+M. मेरी अगर यही आज ही इंक्रीज हो गई तो मेरे प्राइसेस भी आज ही इंक्रीज हो गए. क्लियर?
सो these are two properties that you should note about this. तो आपको जो इक्वेशन अब आपको याद रखनी है कि ये इक्वेशन आपको 100% आपके पास होनी चाहिए और आपको याद होनी चाहिए कि ये मेरी एएस की इक्वेशन है। और एएस की इक्वेशन में ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरी गिवन, ये मैंने गिवन लेके चला हुआ हूँ, ये मैं कांस्टेंट लेके चला हुआ हूँ, ये मैं इसको भी मैं कांस्टेंट लेके चला हुआ हूँ। अब दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपकी कहाँ चली गई, एक तो हमारी ये चीज़ थी, दूसरी क्या थी मेरी, और दूसरी ऑफ कोर्स ये दूसरा वाई, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं कि इन दोनों की वजह से ये रिलेशनशिप कैसे चेंज होता है। क्लियर? इज़ योर एएस क्लियर? ठीक है, क्योंकि एडी तो मैं आपको 1 मिनट में कराऊंगा, अभी देखना एडी कितनी जल्दी भगाता हूँ, क्योंकि एडी मुझे पता है कि आपको आना चाहिए। ठीक है, सो इफ आउटपुट, अब यहाँ पर देखो, if output is equal to a natural rate, if output is equal to natural rate of output, the prices will be equal to expected prices. Can we say this? Can we say this? if output अगर ये अपने natural rate पे है, output जो है वो अपने natural rate पे है, तो हमें पता है कि हमारा एम्प्लॉयमेंट जो हमारे अपने नेचुरल रेट पे हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट अपने नेचुरल रेट पे, तो यू जो है वो अपने यूएन के ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे पता चलती रहेंगी और उसकी वजह से हमें पता चलेगा कि जो प्राइसेस हैं, अल्टीमेटली प्राइसेस जो हैं वो पीई के इक्वल हैं, तभी ये पूरी निकलती हुई आ रही है। यस और नो? ठीक है, सो इफ़ यू ड्रॉ दिस डायग्राम, relationship between this and this is represented by this. It is an upward sloping line, and when y is equal to yn, या फिर when p is equal to pe, price is equal to expected price, then y is equal to yn. This is natural rate of unemployment and natural rate of employment, which is given, और ये natural rate of output है. This is the relationship that we have. और अगर अब आपका expected prices बढ़ जाते हैं, एक्सपेक्टेड प्राइसेस बढ़ते के साथ ही आपका एएस कर्व जो हो जाएगा वो आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू ऑलरेडी नो दिस रिलेशनशिप। सो ये जो थर्ड रिलेशनशिप है कि अगर आपका पीई डैश पे हो जाता है, देन व्हाट हैपन्स इज दैट एट द सेम एम्प्लॉयमेंट लेवल, व्हाट विल हैपन, योर एएस कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड्स, your AS curve will shift upwards. ठीक है, then और anything to the right of it, अगर इसके राइट में देखूंगा तो क्या होगा, इसके राइट में कैन आई से प्राइस इज मोर देन, कैन आई से प्राइस यहाँ पर when output is more than natural rate, then I can say that prices are more than their expected prices, which basically means that unemployment rate will be less than its natural rate. Yes or no? Yes or no? Start thinking on these terms now. सोच के देखो, अगर मैं किसी भी पॉइंट इस लेवल पे ऊपर हूँ, उसके बाद क्या है, उस लेवल पे मेरा आउटपुट इज मोर देन नेचुरल रेट, which means what? Employment is more than natural rate, which means unemployment is less than its natural rate, which basically means what? ठीक है, which basically means what? Ultimately अगर मैं prices के terms में बात करूँगा तो price will be more than expected rate. Yes or no? So this all you should again be aware of. Let's summarize this. Increases in price level, ये तीनों चीज़ें summarize हो गई आपकी सारी की सारी. Now you can read all of this. अब हम aggregate demand पे आ जाते हैं. अब देखो aggregate demand मैं कितनी तेज़ी से कराता हूँ. Is this the equation that we have already done? किस चीज़ की equation है? किस चीज़ की equation है? Come on guys, 1 सेकेंड लगना चाहिए अब आपको. ये हमने ऐसी इक्वेशन पहले भी देखी है, ये वाली इक्वेशन हमने पहले भी देखी है. कम ऑन एडी की इक्वेशन है यार, कम ऑन, एडी की इक्वेशन, कीन्स के अंदर एडी की इक्वेशन यही तो होती थी. ठीक है,
जो केनीजियन क्रॉस के अंदर इक्वेशन होती थी, एडी की इक्वेशन यही होती थी। आईएस कर्व भी हम इसी इक्वेशन से डेवलप कर रहे थे, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम इसी इक्वेशन से डेवलप कर रहे थे ना। तो गुड्स मार्केट वॉज व्हाट, केनीजियन क्रॉस से ही तो गुड्स मार्केट आ रहा था, यहीं से तो आ रहा था। आईएस कर्व जो आ रहा था वो कहाँ से आ रहा था, यहीं से तो आ रहा था। आईएस कर्व क्या था, गुड्स मार्केट, कैन आई से दिस इज ऑल्सो दी आईएस कर्व इक्वेशन, गुड्स मार्केट की इक्विलिब्रियम का इक्वेशन एग्रीगेट डिमांड से आ रहा था। बट यहाँ पर ये एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि हमने जब आईएस की इक्वेशन को हमने मूव, जब आईएस और एलएम को हमने मूव करा तो वहाँ से हमने एडी की इक्वेशन निकाली। सो दिस इज द एडी इक्वेशन। अब एलएम की इक्वेशन, इज दिस द राइट इक्वेशन ऑफ एलएम? व्हाट डज दिस लुक लाइक, व्हाट डज दिस लुक लाइक, बताओ जल्दी से। नैन्सी क्या इक्वेशन दिख रही है? नैन्सी शायद से कहीं बिजी होगी। रुको 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 रुको, मानव व्हाट डज दिस इक्वेशन लुक लाइक? money demand. मनी डिमांड, So sir, नंदना व्हाट डज दिस इक्वेशन लुक लाइक? money demand. A liquidity preference. अरे कैसी बातें कर रहे हो? नो। समीक्षा, समीक्षा व्हाट डज दिस इक्वेशन लुक लाइक? LM curve. एलएम कर्व, एलएम कर्व, एलएम कर्व, ठीक है। एलएम कर्व का क्यों? दिस इज योर बेसिकली मनी सप्लाई और दिस इज योर मनी डिमांड, यही तो लिखते थे के वाई माइनस एच आई। उसको उसने क्या लिख दिया, वाई इंटू एल ऑफ आई लिख दिया ना, बस, जो आपकी मनी डिमांड की इक्वेशन थी। यस और नो? एलएम इक्वेशन, ठीक है। अब बस आपने आई एस एल एम इक्वेशन निकाली और आई एस एल एम इक्वेशन से प्राइस को इंक्रीज करके आपने ए डी कर्व निकाल दिया। इस दी ए डी कर्व बिल्कुल सेम है ए डी कर्व जो हमने पहले देखा था, इसलिए मैं आपके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है ए डी वे डी कर्व के ऊपर, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हो क्या रहा है, ठीक है। सो यू नो योर एग्रीगेट डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ थ्री थिंग्स। योर एग्रीगेट डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ योर मॉनेटरी पॉलिसी, योर जी एंड योर टी। मॉनेटरी पॉलिसी के साथ पॉजिटिवली एसोसिएटेड, क्योंकि मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो आपका एग्रीगेट डिमांड राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाता। अगर आपको याद हो कि आपका एग्रीगेट डिमांड ऐसे बन रहा था, अगर आप एलएम को इंक्रीज कर दोगे इस तरीके से तो आपका एग्रीगेट डिमांड राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा एट सेम प्राइसेस। सो ये चीज़ समझ में आई आपको? एडीज कर्व कैसे शिफ्ट होगा अगर मेरी मनी सप्लाई इंक्रीज होगी? तो देखो मैं फिर से आपको ISLM से सिखा रहा हूँ, ये जस्ट इन केस आपने मिस कर दिया हो। ये IS है, ये LM है, दिस इज गिवन फॉर M/P, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से मेरे पास एक एग्रीगेट डिमांड कर्व आया हुआ है और ये मेरे पास एक प्राइस लेवल आया हुआ है, ये P1 ही है। सपोज मेरा M1 से M2 हो जाता है तो मेरा ये LM कर्व यहाँ से यहाँ हो गया, प्राइसेस सेम ही है बट ये M2 हो गया है और ये P1 ही है। तो उस केस में मेरा आउटपुट तो बढ़ गया, आउटपुट बढ़ गया है बट मेरे प्राइसेस सेम ही है, तो इट विल बी अ पैरेलल शिफ्ट समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से होगा, ठीक है। और काइंड ऑफ अ पैरेलल शिफ्ट, एक्चुअली मैं मैथमेटिकली जिस दिन दिखाऊंगा आपको उस दिन दिखाऊंगा कि पैरेलल शिफ्ट नहीं है, बिकॉज दीज आर एक्चुअली द एडी कर्व इज एक्चुअली अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो एडी कर्व का एक्चुअल इक्वेशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है। तो अब जैसे ही आपने राइट में शिफ्ट किया, आपका ये एडी कर्व राइट में शिफ्ट हो गया, तो इसके साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करोगे, IS कर्व राइट में शिफ्ट करोगे तो भी एडी बढ़ जाएगा, और अगर आप टैक्सेस कम करोगे तो भी एडी कर्व जो हो जाएगा वो वाई में शिफ्ट, वाई में, पर इसका नेगेटिव रिलेशनशिप है। टैक्सेस कम करने की वजह से एग्रीगेट डिमांड जो होगी बढ़ेगी। सो दीज 3 थिंग्स यू शुड बी अवेयर अबाउट, यस और नो? क्लियर 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 क्लियर, परफेक्ट, ठीक है। अब हमारे पास सब कुछ आ गया बॉस, वी हैव एवरीथिंग फॉर अस टू सॉल्व दिस इक्विलिब्रियम। अब हमारे पास सिचुएशन है कि हमारे पास AS कर्व की इक्वेशन है, AD कर्व की इक्वेशन है। AD कर्व की और AS कर्व की इक्वेशन जो है वो यहाँ पर हमारे पास मिल जाती है। सपोज AD कर्व और AS कर्व मिल रहा है तो हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पर हमारे पास y आ गया और यहाँ पर हमारे पास p आ गया। नाउ व्हाट हैपन्स सपोज द इक्विलिब्रियम, ठीक है, शॉर्ट रन, हम शॉर्ट रन का एक इक्विलिब्रियम यहाँ पर कैरेक्टराइज करके चल रहे हैं। सपोज इन शॉर्ट रन व्हाट हैपन्स इज दैट योर आउटपुट, आपका जो आउटपुट है, जो आपका नेचुरल रेट है वो यहाँ पर है, बट जो आपका आउटपुट आ रहा है शॉर्ट रन के अंदर वो आपका आउटपुट जो है वो y पे है।
then what will happen, how will the market move to this particular equilibrium from short run to this particular equilibrium is this adjustment that we are going to talk about. ठीक है, all of this adjustment, इसको delete कर देता हूँ, sorry, इनकी ना कलर कोडिंग थोड़ी मुझे और चेंज करनी है, ठीक है, I need to change these color codings a little. Because this is not typically how I code my colors. ठीक है, and then we will finally do this neutrality of money के ऊपर जो हमने बात करी थी, वो neutrality of money की बात करते हैं, and then budget deficits and all of that, उसका impact क्या होता है. So this basically topic completely covers, यहाँ तक 7.6 तक completely covers your ADAS वाला पोर्शन. और वो ADAS वाला पोर्शन हमारा हो गया, तो हमारे पास जो एबिलिटी है टू डील विद ऑल दोज क्वेश्चंस जो PYQs में भी थे, और जो मनी के या प्राइसेस के फिक्स होने की वजह से जो हमारे पास इम्पैक्ट थे वो सारे हम क्वेश्चन कर लेते हैं. एंड वी विल ऑल्सो बी इन अ गुड कंडीशन टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये फंडामेंटल्स हैं टू अंडरस्टैंड फिलिप्स का, क्योंकि फिलिप्स अभी हम एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं और फिलिप्स का एक्सपेक्टेशन से ही बात करता है. ठीक है, रेडी टू डू दिस, यस और नो? चलें, इक्विलिब्रियम, अरे कहाँ चले गए? ऑल राइट. So we know we are at this level that we know कि हमारे prices कैसे change हो रहे हैं, हमारा AD कैसे change हो रहा है, उनका impact ADAS पे कैसे हो रहा है. Now the aggregate supply जो है हमारी, aggregate supply is basically कहीं ना कहीं से तो वो P is equal to PE से पास होके ही जाएगा, and suppose it passes through this point कि जहाँ पर Y is equal to YN होगा वहाँ पर P is equal to PE होगा. Now aggregate demand is given एंड द इक्विलिब्रियम जो है वो पॉइंट ए पे मिल रहा है. यहाँ पर देखो पॉइंट ए पे मिल रहा है, वेयर द गुड्स मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट एंड लेबर मार्केट ऑल आर इन इक्विलिब्रियम. यहाँ पर सारी मार्केट्स इक्विलिब्रियम में है. द फैक्ट दैट लेबर मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज इट इज ऑन द एग्रीगेट सप्लाई कर्व. तो ऐसा नहीं है कि इक्विलिब्रियम पे नहीं है, इट्स जस्ट दैट दिस इक्विलिब्रियम इज अबव द नेचुरल रेट. ठीक है, सो द फैक्ट दैट गुड्स एंड फाइनेंशियल मार्केट एंड इक्विलिब्रियम बिकॉज दे आर ऑन एग्रीगेट डिमांड कर्व. तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या बता रहा है कि लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम है. कैन आई से कि ये लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम है, और ऑल पॉइंट्स ऑन एडी आर सेइंग कि मेरी गुड्स मार्केट एंड फाइनेंशियल मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम. कैन आई से दिस? ऑल पॉइंट्स ऑन एएस टेल मी माय लेबर मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, ऑल पॉइंट्स ऑन एडी टेल मी माय गुड्स एंड फाइनेंशियल मार्केट साइमल्टेनियसली आर इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो IS इज इक्वल टू LM से आ रहा होता है. यस और नो? डीप है, दिस इज अ डीप थॉट. ठीक है, so we know that at point A all these three markets are in equilibrium right now. Then अब what will happen now, we have drawn these two curves. In the equilibrium the natural rate, the output exceeds, see the output is exceeding the natural rate, and we could have clearly drawn कि जहाँ पर output जो है वो natural rate के equal हो जाता. So in short run there is no reason why output should be equal to natural rate. सो शॉर्ट रन के अंदर आपका जो आउटपुट है कैन बी हायर देन नेचुरल रेट, कैन बी लोअर देन नेचुरल रेट, कैन बी इक्वल टू नेचुरल रेट. बट रिमेंबर इन मीडियम रन, जिसको ब्लैंचार्ड लॉन्ग रन बोलता है, इन मीडियम रन दिस हैज टू बी इक्वल टू YN. शॉर्ट रन में आप एक्सीड कर सकते हो. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अगर आपको मैं बोलना शुरू करूं कि आप हर रोज़ आज से 13-14 घंटे काम करोगे, 14 घंटे पढ़ोगे, कैन यू डू इट फॉर 1 डे? कैन यू डू इट फॉर 1 डे? कैन यू डू इट फॉर 1 वीक? प्रॉब्ली प्रीलिम्स से पहले कैन यू डू इट फॉर 1 मंथ? ऑन एन एवरेज 12. बट कैन यू ईयर्स? Can you do it for years altogether? No. So which means I can, if there is a natural rate that you can work at 10 hours, that is max. You can at times prelims से पहले मैं आपको 13-14 पे ले जाऊंगा, बट अगर आपको मैं इसी रेट पे घिसता रहूं तो ऐसा टाइम आएगा कि आप एकदम से क्रैश डाउन हो जाओगे. सेम चीज़ है कि शॉर्ट रन के अंदर आप घिसाई करके आप आगे तो जा सकते हो,
बट लॉन्ग रन में आप इसी पे आ जाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एकदम से आपका एवरेज इतना कम होगा कि ये हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि व्हेन यू आर अ यूपीएससी एस्पिरेंट, डू नॉट टेक बिग ब्रेक्स, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, क्योंकि जैसे ही वो ब्रेक आ गया तो वहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम आ गई, फिर उसके बाद वो वापस सेम लेवल पहुँचने में आपको बहुत टाइम लगेगा। हैव ऑल ऑफ यू सीन दिस? इफ़ यू गो फॉर से किसी के घर पे शादी हो जाए तो आपका एक हफ्ता गया, 2 हफ्ता गया, बीमार पड़ गए, 2 हफ्ता गया। Have you seen this? So this is why you should always maintain a rate which is natural. ठीक है, वो पढ़ाई में भी है। तो वापस आना बहुत मुश्किल होता है कई बार। You need a lot of incentive to do that. और वो पेस बना के चलना है कि हम उसको एक्सीड कर लें, बट साथ में हमें उसको उससे नीचे भी रहना है। सो सेम चीज़ है। अब हम शॉर्ट रन के अंदर तो हमने बात कर दी कि यार शॉर्ट रन में तो तुम कहीं पर भी चले जाओ, तुम एडी को यहाँ पर भी ले जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट लॉन्ग रन में आपको यहाँ पर ही पहुँचना है, और वो एडजस्टमेंट जो है हमें अब देखना है कि शॉर्ट रन टू मीडियम रन। डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग रन मीडियम रन कुछ भी नहीं है वंशिका, ये रीडिंग मीडियम रन को लॉन्ग रन बोलती है बस। तो देर इज़ नथिंग कॉल्ड मीडियम रन, दैट इज़ ऑलवेज लॉन्ग रन, बट इट्स जस्ट वो कहता है, वो कीन्स कहता है ना, इन लॉन्ग रन एवरीवन इज डेड। तो उसने कहा कि भाई ठीक है भाई, मरने से पहले क्या होगा वो बता देता हूँ, उसको मीडियम रन बोल दिया उसने। ठीक है, so now what will happen is, see this, that the short run equilibrium is this, and the output is equal to y and it is higher than yn. Now at point A, output exceeds the natural rate, and we know from section 1 that price level is higher than expected price level. Excuse me. Now when output is greater than, when output is greater than natural rate, we know prices level is higher than expected price level. That means higher than the price level that wages are expecting when they set their nominal wage rates. तो आपका price level is greater than this. अब क्या होगा? अब आपने एक पीरियड में तो कर लिया, अगले पीरियड में क्या होगा? अगले पीरियड में जब मैं वापस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाऊंगा लॉन्ग रन के अंदर, मैं क्या हूँ, मैंने जब वेज सेट करी तो मैंने किस सेट बेसिस पे सेट करी? प्राइस इज इक्वल टू PE FUZE। मैंने जब 3 साल पहले, मैंने आज 2024 के अंदर मैंने अग्रीमेंट साइन किया टिल 2026, ठीक है। और जब मैं वेज रेट जब मैं देख रहा था तो मैंने देखा यार एक्चुअल प्राइसेस इस ड्यूरेशन में प्राइसेस वर मोर देन माय PE। सपोज मैंने अंडर एस्टिमेट कर लिया है अपने प्राइस इंक्रीज को, तो जब मैं 2026 के अंदर जब वापस रिन्यू करूंगा अपना, 2026 में वापस जब रिन्यू करूंगा अपना कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं क्या करूंगा? व्हाट डू यू थिंक आई विल डू? मैं अपनी वेजेस बढ़ाऊंगा, मैं अपनी प्राइसेस, मैं अपने ये जो अपना ये PE को बढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो जैसे ही मैं अपना PE बढ़ाऊंगा मेरे वेजेस बढ़ेंगे, मेरा AS कर ऊपर, जब मैंने कहा था ना जब PE बढ़ता है तो आपका ये बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मैं अपना PE बढ़ाऊंगा, PE बढ़ाऊंगा, तब तक बढ़ाता रहूँगा जब तक मैं YN पे ना आ जाऊँ और मेरे प्राइसेस इस लेवल पे ना आ जाए, एंड आई रीच द नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट। इज द एक्सपीरियंस क्लियर? Is the experience clear? Yes or no? This is exactly what is it. I'll read this statement to you. Okay. In words, so long as output exceeds the natural rate, the price level turns out to be higher than expected. तो बेसिकली वेज जो रिसीवर्स हैं, जो वेज सेटर है, वो कहेंगे यार हम तो बेवकूफ़ बन गए। This leads to wage setters revise their expectations of price level upwards, leading to an increase in actual price level. The increase in actual price level leads to an decrease in real money stock. This decrease in real money stock, अगर price level ऊपर हो जाएगा तो money stock जो है M/P जो है वो कम हो गया, which leads to an increase in interest rate, which leads to a decrease in output. The adjustments stop when output is exactly equal to the natural rate. At this point, prices are equal to the expected price levels, and there is no longer any expectation in changes. Output remains at natural rate. Put another way, medium run output returns to natural rate. So if P is if Y is greater than YN, we know that P is greater than PE. If this happens, then PE is revised upwards, or prices will revise upwards,
एंड प्राइसेस अगर ऊपर हो गए तो M/P जो हो जाएगा वो नीचे हो जाएगा, जिसकी वजह से डिक्रीज इन रियल मनी स्टॉक विच विल रिड्यूस टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट की वजह से आपकी AD जो हो जाएगी वो बेसिकली कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड, और आपका Y जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। एंड दिस प्रोसेस विल कीप ऑन हैपनिंग till Y reaches Yn, where N reaches Nn, where U reaches Un, and price reaches PE. Yes or no? ये चार्ट बना लो, which is very important to understand. Please draw these two diagrams. ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम बना लो. Please draw these two diagrams. पहले वाला आउटपुट बेसिकली ये आपने इनिशियल दिया होता, तो ये आपको ये वाला था, और फिर आप ऊपर जा रहे हैं. प्लीज़ ड्रॉ दिस डायग्राम. शॉर्ट रन का अलग से दिखाना, लॉन्ग रन का अलग से, और मीडियम रन का अलग से दिखाना कि मीडियम रन में क्या है. ठीक है, we'll cover till this point folks, क्योंकि मैं without going through DFS बिल्कुल एग्जैक्टली. तो this is what I called Vanshika, something called as chaos theory. Have you heard of something called chaos theory? मैथ्स में शायद से तुमने पढ़ा chaos theory. Has anyone heard about chaos theory? What is chaos theory? There's actually a movie called Chaos. You can actually watch that. Beautiful movie. थोड़ा फाइटिंग है. जेसन स्टेथम की ऐसी, मतलब वैसी वो मूवी ऐसी करता है, लड़ाई गाड़ी चलाता रहता है. तो बट दैट इज हिज जॉनर आई गेस. तो बट आई लाइक दैट मूवी Chaos. ठीक है. तो और एक और मूवी है, व्हाट वाज दैट मूवी, फाइटिंग दैट मूवी, गजनी उसके ऊपर बेस्ड है, उस मूवी के ऊपर बेस्ड है. I'll look it at IMDb, उसके ऊपर हो गई वो मूवी. इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी. ऐसे मलहॉलैंड ड्राइव भी देख सकते हो, बट आई एम फॉरगेटिंग जिसके ऊपर ये मूवी बेस्ड है. इट्स ब्यूटीफुल मूवी. खैर चलो. सो ये क्या कह रहा है, ये हम बेसिकली बोल रहे हैं कि अगर मेरा जो आउटपुट है अपने नेचुरल रेट से ज़्यादा होगा, तो हमें पता है कि मेरे प्राइसेस जो होंगे वो मेरे प्राइस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो गए. प्राइसेस ज़्यादा हो गए, तो मैंने जो वेज सेट करी थी, तो मुझे लगा था कि यार प्राइसेस 10% से बढ़ेंगे, प्राइसेस 20% से बढ़ गए. मेरे आखिरी 2 सालों में मुझे रियलाइज़ हुआ यार मुझे तो वेजेस पैसे कम मिले हैं, तो मैं अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ा दूंगा, तो मेरे एक्चुअल प्राइसेस बढ़ जाएंगे. तो मेरी मनी सप्लाई कर्व जो है, जो अगर आप ISLM देखोगे तो LM ऊपर चला जाएगा. LM ऊपर जाते के साथ ही मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर चला गया, मेरी इन्वेस्टमेंट्स कम हो गई, मेरा आउटपुट जो है गिर जाएगा. और आउटपुट तब तक गिरता रहेगा जब तक आउटपुट अपने नेचुरल रेट पे ना आ जाए. तो इन शॉर्ट रन ये पॉसिबल है, इन मीडियम रन यही होगा. नैन्सी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बाकी इसको पढ़ोगे तो और समझ में आ जाएगा. अब हम फाइनल चीज़ देखेंगे, इफ़ेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इफ़ेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन क्या होता है ये देखते हैं. और उसके बाद वी विल स्टॉप, बिकॉज ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में मैं 2 चैप्टर करा रहा हूँ. बट आई होप आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. अगर देखो शॉर्ट रन के अंदर क्या होगा, देखो ट्राई टू सी शॉर्ट रन के अंदर क्या होगा. मैं सपोज मैं y = yn पे था. अब क्या हुआ, मॉनेटरी एक्सपेंशन हुआ. मॉनेटरी एक्सपेंशन से क्या होगा, एनी आइडिया? मॉनेटरी एक्सपेंशन से क्या होगा? AD मूव करेगा, AS मूव करेगा? कम ऑन गाइस, AD कहाँ मूव करेगा? AD अपवर्ड्स मूव करेगा. तो शॉर्ट रन के अंदर मैं AD से AD यहाँ पर पहुँच गया. ठीक है, अब शॉर्ट रन के अंदर तो यहाँ तक ठीक है. लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा, मीडियम रन के अंदर क्या होगा? मीडियम रन के अंदर मैं यहाँ से यहाँ पहुँच जाऊँगा, यहाँ से यहाँ पहुँच जाऊँगा. अब यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचूंगा? मीडियम रन के अंदर हमने ये पता है कि हमारा AS मूव करेगा, क्योंकि हमारे प्राइसेस मूव करेंगे तो हमारा LM का ऊपर मूव करेगा. इसको ISLM गोइंग बिहाइंड द सीन जो है, यहाँ से यहाँ का जो मूवमेंट है बड़ा प्यारा है.
अब वो मूवमेंट कैसे है, इनिशियली क्या होगा, इनिशियली इफ़ यू सी व्हाट विल हैपन दैट योर वंस यू इंक्रीज योर LM, जब आपने इंक्रीज़ किया LM तो आप कहाँ से कहाँ पहुँचे, हाँ, जब आपने इंक्रीज़ किया LM तो आप पहले आप यहाँ से कहाँ शिफ्ट करा है इसने, हाँ ठीक है, देखो जब मैं AD को, यहाँ पर मेरा AD और AS था, अब ध्यान से देखना, ध्यान से समझना इस चीज़ को, ये मेरा AD था और ये मेरा AS है। मैंने क्या किया, मैंने अपना AD को राइट में शिफ्ट किया। जब मैंने वॉइस ब्रेक वॉइस ठीक है, जब से टेक्निकल चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो वॉइस जा रही है। माइक चेक गाइस, ठीक है, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, टेक्निकल है थोड़ा समझना। देखो AD AS, मैंने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करी, मेरा यहाँ पर AD से यहाँ पर वो आ गया। अब मेरा जो चेंज हुआ होगा LM में, अब देखो जब मैंने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करी, डोंट यू थिंक कि मेरे प्राइसेस थोड़े से बढ़ गए, P1 से P2 हो गया, यस और नो? तो दैट मीन्स अगर मैं ISLM में देखूं तो मेरा पहले ISLM जो था, मेरा पहले IS और LM यहाँ पर था, मेरा LM एक्चुअली में पहले इतने से इधर हुआ होगा जब मैंने M बढ़ाया था और प्राइसेस सेम रखे थे, बट बिकॉज थोड़े से प्राइसेस बढ़ने की वजह से मेरा M1 बाई P2 हो जाएगा, इसलिए ये थोड़ा सा पहले लेफ्ट में आएगा, पहले ये राइट में जाएगा बट फिर बाद में ये लेफ्ट में हो जाएगा क्योंकि मेरे थोड़े से प्राइसेस बढ़ गए मेरा AD बढ़ने की वजह से। तो हम इस पॉइंट पे आएंगे शॉर्ट रन पे। एक्चुअली में आपने LM इतने से बढ़ाया, जब मैंने M बढ़ाया तो मैंने M1 से, इसमें मान लो मेरा ये M1 बाई P1 था, तो पहले ये था, तो मेरा ये वाला पॉइंट हो जाएगा M2 बाई P1, बट क्योंकि मेरे प्राइसेस थोड़े से बढ़ गए, एक्चुअली में LM थोड़ा सा वापस ऊपर शिफ्ट कर जाएगा एंड दिस विल बी M2 बाई P डैश, यस और नो? देखो फिर से समझो what has happened when I have a expansionary monetary policy, मेरे पास यहाँ पर था M1 बाय P1, मैं इसको P1 लिख लेता हूँ और इसको P1 डैश लिख लेता हूँ, ठीक है। मेरा M1 बाय P1 था, मैंने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करी, मेरा ये AD यहाँ से यहाँ गया, पर जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करी तो उसकी वजह से डोंट यू थिंक मेरे प्राइसेस थोड़े से बढ़ गए, यस और नो समीक्षा? अब जब मैं अपना LM का शिफ्ट दिखा रहा था तो मेरा पहले जो LM का शिफ्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा। क्यों ज़्यादा आएगा LM का शिफ्ट? क्योंकि ये मैंने M1 से उसको M2 कर दिया था, M2 बाई P1 कर दिया था, वो M2 बाई P1 इस पॉइंट पे है, ठीक है। बट क्योंकि AD और AS दोनों साथ में ऑपरेट कर रहे हैं, प्राइसेस आर नॉट गिवन, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, माई AS इज अपवर्ड स्लोपिंग, तो इसीलिए मेरे प्राइसेस क्योंकि थोड़े से मेरे बढ़ जाएंगे, तो इसीलिए मेरा एक्चुअल जो LM पे इम्पैक्ट आएगा वो आएगा M2 बाय P1 डैश। ये शिफ्ट, ये नेट शिफ्ट है LM का, ये ग्रॉस शिफ्ट है LM का और ये नेट शिफ्ट है LM का, क्योंकि मेरे थोड़े से प्राइसेस भी बढ़ गए। और फिर लॉन्ग रन के अंदर मेरी न्यूट्रलिटी ऑफ मनी होगी, लॉन्ग रन के अंदर मेरे प्राइसेस ऊपर शिफ्ट करते रहेंगे, एक्सपेक्टेड प्राइसेस, और एक्सपेक्टेड प्राइसेस शिफ्ट होने की वजह से मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और मेरा LM वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगा जहाँ से शुरू हुआ था, एंड आई रीच टू अ हायर प्राइस लेवल, मैं एक हायर प्राइस लेवल पे पहुंच जाऊंगा और वो उतना ही कवर कर देगा जितना मेरा मनी सप्लाई, जितने से मेरा मनी सप्लाई अगर 2 टाइम्स हुआ था उतने से ही मेरे प्राइसेस हो गए। कैन आई से दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलिटी ऑफ मनी।
कि मनी हैज़ हैड नो इम्पैक्ट ऑन आउटपुट, पूरा घूम के वापस उतना ही पहुंच गया है, सिर्फ मेरे प्राइसेस और मेरे इंटरेस्ट रेट चेंज होंगे मार्केट के अंदर. ओनली नॉमिनल फैक्टर्स आर चेंजिंग, रियल फैक्टर्स हैव हैड नो इम्पैक्ट. यस और नो. And this is exactly what this means. In medium run, this does not mean that monetary factor cannot or should not be used as to affect output. An expansionary monetary policy can help the economy out of recession and return it quickly to natural rate. But the point is that आपका output forever will not be above natural rate, and you will in effect वही जो policy थी कि neutrality of money, that in long run in inflation, और यही फ्रीडमैन भी बोलेगा, inflation is always and everywhere a monetary phenomena. This is what monetarists will say. Monetarists जब हम बात करेंगे फ्रीडमैन की थ्योरी की, तो वो बोलेगा कि inflation is always and everywhere a monetary phenomena. In medium run, increases in money supply is reflected entirely in the proportional increase in prices. An increase in nominal money has no impact on output or on interest rate. Interest rate क्यों बोल दिया इसने? Net बोल रहा होगा शायद से. Real interest rate बोल रहा होगा. Yes or no? Come on guys. All right. I will do this deficit with you tomorrow. I think थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं इसके साथ, डेफिसिट के साथ में, बट है सारी वही चीज़ें चेंज की, और उसके बाद हम टी के बारे में वाई के बारे में चेंज करेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेंगे, एंड वी विल एंड विद दिस. एंड देन ये वाला सेक्शन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर उसके बाद इफेक्ट्स ऑन नेचुरल रेट, इफ़ यू वांट टू सी दिस, डायनेमिक्स ऑफ एडजस्टमेंट टाइम, I wouldn't suggest ये वाला लास्ट वाला सेक्शन. ये इम्पॉर्टेंट है, मॉनेटरी एक्सपेंशन, और उसकी वजह से क्या होगा, यू नीड टू रीड दिस, एंड देन आउटपुट एंड दिस. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या कर रहे हैं. अब हम फिलिप्स कर्व के बारे में बात करेंगे. ठीक है, अगेन ये वाला चैप्टर मेरा ऑलरेडी मार्क्ड पड़ा हुआ है, ये पता नहीं कौन से कलर हो गए हैं, बट दिस इज़ ऑलरेडी मार्क्ड. एंड यहाँ पर हम उन्हीं चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे. म्यूटेशंस, हम फिलिप्स कर्व के बारे में बात करेंगे, खूब सारी इक्वेशंस डेवलप करेंगे. ठीक है, ये पूरा फिलिप्स कर्व का एक ओल्ड फिलिप्स कर्व, न्यू फिलिप्स कर्व, मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व, एक्सेलरेटेड फिलिप्स कर्व के बारे में बात करेंगे. ये सब कुछ फ्रॉयन में बिल्कुल ऊपर से बात करी हुई है. ठीक है, उसका पूरा न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे. नायरू इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. न्यूट्रलिटी ऑफ मनी को फिर से रिविजिट करेंगे हम यहाँ पर, कि इन्फ्लेशन का रेट ग्रोथ ऑफ मनी के इक्वल होगा, तो आपको ये भी लिखना है. और फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम एंड में करेंगे, वो लूकस क्रिटिक करेंगे. लूकस क्रिटिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके लिए रॉबर्ट लूकस को नोबेल प्राइज़ मिला था. ठीक है, वी विल टॉक अबाउट दिस लूकस क्रिटिक, एंड या that's about it. ये हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा, एंड देन यू कैन गो फॉर योर ADAS वाला चैप्टर, फिलिप्स कर्व वाला चैप्टर फ्रॉम फ्रॉयन, एंड देन फाइनली इसके बाद आप रैशनल एक्सपेक्टेशंस, इसके बाद नेचुरल जो चॉइस होती है वो होती है रैशनल एक्सपेक्टेशंस पिकअप करना, और न्यू क्लासिकल्स उसके बाद पिकअप करना. सो टुमारो I'll let you know what time, if we have a class, depending on the time that I have, और आप लोग कब फ्री हो. And otherwise we'll have a class on Monday, Tuesday and Wednesday, and Thursday onwards I will draft it to Komal for her sessions. All right, समझ में आई आज की क्लास? Great guys, great. All right, so I will see you, I'll let you know the timings for tomorrow. So हो सकता है सुबह हो जाए. ठीक है, मैं एक बार आज आपको शाम को अपडेट देता हूँ कि अगर कल दोपहर को तो नहीं हो सकती, बट अगर सुबह हो सकती है तो दैट विल बी ग्रेट. गाइस, अगेन जो हमने क्लासिकल किया, तो क्लासिकल हमने फ्रॉयन से. ठीक है, फिर उसके बाद हमने केनेजियन किया. केनेजियन आप किससे करोगे? आप करोगे DFS विल बी योर मेन टेक्स्ट, और चैप्टर नंबर 9, 10, 11. फिर साथ में आप फ्रॉयन के जो चैप्टर्स उसके बाद वाले चैप्टर्स हैं वो वाले चैप्टर्स देखोगे. उसके बाद यू कैन गो टू दिस थिंग ब्लैंचार्ड का चैप्टर नंबर 6, 7 and 8. ठीक है,
ब्लैंचार्ड ख़त्म करने के बाद व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन गो बैक टू फ्रॉयन एंड DFS का ADAS वाला चैप्टर, स्पेशली 6 और 7 के बाद इमीडिएटली आप ADAS कर सकते हो, और 8 के बाद यू कैन मूव टू मॉनिटरिस्ट, और मॉनिटरिस्ट आपको करना है फ्रॉयन से, ठीक है। और इसके बाद आपको करना है रैशनल एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। इसके लिए 2 अलग अलग रीडिंग्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम रीडिंग्स फॉलो करेंगे इसके लिए, और उसके बाद आप करोगे जितना भी आपका न्यू क्लासिकल के अंदर जो बाकी बचा हुआ मॉडल्स, एंड उसके बाद आप करोगे न्यू किनेशियंस, ठीक है। मोर और लेस इसको आप आहूजा से भी कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया खुशी? Yes, यस sir. सर आहूजा से करने की नीड है आफ्टर ऑल द 3? आफ्टर दीज 3 आई डोंट थिंक सो, बट फ्लिप करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्लिप, आई एम जस्ट सेइंग फ्लिप, ओके सर। पेज पलटना है। और बेटा जीएस के लिए टाइम बिल्कुल ही नहीं निकल रहा। नहीं, GS के लिए टाइम थोड़ा सा तो निकालना पड़ेगा आपको, 3 घंटे तो निकालने हैं GS के लिए, और सिर्फ फ्लिप करने के लिए बोल रहा हूँ। नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा, एंड में बाद में जब हमारे पास टाइम होगा तब फ्लिप करवा दूँगा, बट फ्लिप करना ज़रूरी है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। और इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा माइल जाना है मुझे, और वो एक्स्ट्रा माइल इसलिए जाना है क्योंकि इकोनॉमिक्स सिर्फ आप IAS के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, आप IES के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, IAS के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, RBI के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, UGC नेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो। तो मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स को एक साथ ग्राइंड में ले रहा हूँ, और मैं सब में एस चाहता हूँ कि सब में एस करो, ठीक है। दैट्स द पर्पस। चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस देन।